नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान के सभी दर्शकों को सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आज का त्यौहार आपके लिए खुशियां लेकर आया होगा। रंगों के साथ साथ आपने इस त्यौहार से जुड़ी हुई तमाम खुशियों को भी अपने जीवन में शामिल किया होगा। इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं आज के हेलो किसान की, जिसमें आप जानते हैं कि हम विभिन्न विषय लेकर आते हैं कृषि से संबंधित, ताकि आपको उनके बारे में जागरूक कर सके और आपकी समस्याओं को भी दूर कर सके एक फ़ोन कॉल के माध्यम से और अपने विशेषज्ञों से सीधे बात कर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हेलो किसान की और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है मोटे अनाज की खेती और साथ ही हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती पर भी। तो ये दो विषय हैं जिन पर आज 1 घंटे तक बात होगी। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ख़ास है और साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए भी सौगात हर दिन लेकर आए, इसीलिए बहुत आवश्यक है कि कृषि से जुड़ी तमाम जानकारियाँ उन तक पहुँचती रहें, वो और सक्षम बने और उनके जीवन में तमाम तरह के रंग खुलते रहें। तो आज के विषय के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर से। तो आइए नजर डालते हैं आज के टोल फ्री नंबर पर 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ साथ आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 8800520717 व्हाट्सएप नंबर, यानी आप अपने सवाल टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो चाहे आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, ईमेल करें या फिर व्हाट्सएप करें, तीनों तरीके हमने आपको बता दिए हैं जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक ये नंबर्स आपके लिए उपलब्ध हैं। और आज के जो मेहमान हैं, जो आज के विषय पर आपको जानकारी देंगे, साथ ही आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर समर्थ लाल मीणा जी हैं, जिन्हें आप एस एल मीणा जी के नाम से भी जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। और आज से आपसे हम समझेंगे मोटे अनाज की खेती के बारे में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। और हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पटेल जी हैं। वीरेंद्र जी, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप PhD रिसर्च मृदा विज्ञान महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। और आपसे हम प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी लेंगे और हमारे किसानों के जो भी सवाल होंगे वो भी आप जवाब देंगे उनके भी। तो चलिए, कार्यक्रम के विषय के बारे में हमने आपको बता दिया है, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मोटे अनाज के बारे में बात करते हैं। मोटा अनाज जो कि सुपर फूड है, पोषक तत्वों से भरपूर है और इसे हम भविष्य की खेती भी कह रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे हमारे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की समस्या आ रही है, ये फसलें ऐसी स्थितियों में भी डटी रहती हैं और पोषण सुरक्षा के साथ साथ ये खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती हैं। तो इसी मोटे अनाज यानी जो मिलेट्स हैं, श्री अन्न है, उस पर हम बात करते हैं। तो डॉक्टर मीणा, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण है ये फसलें हमारे किसानों के लिए आज के दौर में। बिल्कुल, देखो अंजू जी, पहली बात तो आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे किसान भाई हैं उन सबको मैं होली की मुबारकबाद देना चाहता हूं और आप खुश रहें और जो होली के रंग है उसकी तरह आपके ज़िंदगी में भी बहुत रंग आए। इन शुभकामनाओं के साथ हम आज बात कर रहे हैं कि जैसे अंजू जी ने बताया कि मोटे अनाज की बात करते हैं तो इसको हम लोग किस तरह से देखते हैं, इसका क्या महत्व है। बिल्कुल अंजू जी, देखो मोटा अनाज जो होते हैं ये इनको हम श्री अन्न भी बोलते हैं। और ये जो मोटे अनाज है, इनकी खास बात ये होती है कि इनकी जो सस्टेनेबिलिटी है, यानी कि जो टिकाऊ खेती होती है, तो वो लंबे समय तक ये टिक सकते हैं। और ज़्यादातर जो हमारे मोटे अनाज है वो भारत में ही पाए जाते हैं और कुछ कुछ मोटे अनाज अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन भारत में इनकी विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। और जो मोटे अनाज हैं, इनकी खास बात ये होती है कि इनमें जो पोषक तत्व जो होते हैं वो मतलब बहुत ही अच्छी तरह से गुणवत्तापूर्वक रहते हैं ये। और इनमें बहुत ही अच्छी तरह से आपको न्यूट्रिशन के लिए ये जाने जाते हैं। और ये कोई भी मौसम में जैसे एडवर्स कंडीशन होती है तभी भी ये मोटे अनाजों की जो फसलें होती हैं ये खेतों में खड़ी रहती हैं, इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बजाय आपकी जो गेहूं है और चावल है उनको ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन इन मोटे अनाजों का नुकसान कम होता है। और आने वाले समय में आप सही कह रहे हैं कि आने वाला समय जो है
वो मोटे अनाजों का ही है, क्योंकि इनकी महत्वता इतनी ज़्यादा है कि आने वाली जो कृषि है वो फ्यूचर की जो कृषि है, भविष्य की जो कृषि है, वो मोटे अनाज पर ही आधारित रहेगी। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि ये विपरीत स्थितियों में भी डटी रहती है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील फसलें नहीं होती हैं, और इसीलिए हमने कहा भी कार्यक्रम की शुरुआत में, जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधन घटते जा रहे हैं, वैसे में ये फसलें हमारे लिए एक बहुत ही सशक्त विकल्प है, और ये कहें कि बचाव भी है, हम कह सकते हैं आने वाले समय को लेकर। जिस तरह की चुनौतियां हम अभी से समझ पा रहे हैं, जिनके संकेत मिल रहे हैं, इसी वजह से हमारे देश में मिलेट्स की खेती को एक बार फिर से प्रोत्साहित किया जा रहा है, और इसका प्रभाव भी, इसका असर भी साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। आइए देखते हैं मिलेट्स पर यानी मोटे अनाज पर खेती से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। मोटे अनाज की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। दरअसल मोटे अनाज की खेती करने के कई फायदे हैं। एक तो बाजार में मोटे अनाज की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दूसरा, मोटे अनाज कम पानी में ज्यादा उत्पादन देने में सक्षम होते हैं। असल में मोटे अनाजों का खास गुण उसकी बुआई और उपज ही है। इनकी खेती करने के लिए न ही बहुत ज्यादा जमीन की तैयारी करने की जरूरत होती है और न ही बहुत ज्यादा सिंचाई करने की। असिंचित भूमि में भी इनकी खेती की जा सकती है। मोटे अनाज अन्य फसलों की तुलना में 2.5 गुना कम पानी में भी अच्छी पैदावार देते हैं। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो और कुटकी शामिल हैं। बता दें कि मोटे अनाज की ज्यादातर फसलें खरीफ की हैं, जिनकी खेती बारिश के मौसम में की जाती है। ज्वार बोने के लिए बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना चाहिए। बीजों को जैव उर्वरक से भी उपचारित करने से 15 से 20% ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। ज्वार बोने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 12 से 15 किलो बीज काफी रहते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखें। वहीं बाजरा बोने के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बाजरे की फसल भारी वर्षा वाले उन इलाकों में अच्छी तरह से की जा सकती है जहां पानी का भराव न हो। किसी कारण से बाजरे की बुआई समय पर नहीं कर सके तो देरी से बोने के बजाय उसे रोपना ज्यादा फायदेमंद रहता है। बता दें कि 2022-23 के दौरान देश में मोटे अनाज यानी श्री अन्न का कुल उत्पादन 17.32 मिलियन टन रहा था। तो अभी आपने मोटे अनाज पर ये रिपोर्ट देखी, और आपने देखा भी कि कैसे इसकी फसल लेने का चलन भी एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान इसमें उत्सुकता भी दिखा रहे हैं। फिलहाल अब बात करते हैं आज के दूसरे विषय की, जिस पर हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस मैम। जी सर, जो हमारा दूसरा विषय है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती क्यों आज के समय में महत्वपूर्ण है, और हम देख भी रहे हैं कि किसान भी काफ़ी इसको लेकर अब जागरूक भी हैं और इस दिशा में वो आगे कदम भी बढ़ा रहे हैं। क्यों इसे हम महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? मैम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है प्राकृतिक खेती, इसमें हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर खेती करते हैं, और जो कि मतलब रासायनिक के उपयोग करने से हमारे मृदा का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता गया है। जी जी। तो मृदा के स्वास्थ्य को हमें बढ़ाने के लिए, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारा मतलब मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमारे पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मृदा का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हम ऐसी खेती को करते हैं जो प्राकृतिक खेती कहलाती है। इसमें हम गौ आधारित खेती भी इसको बोलते हैं। इसमें हम जो भी इनपुट्स का उपयोग करते हैं वो हमारे फार्म पर या हमारे मतलब क्षेत्र पर ही मिलते हैं। इसको हमें बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसे कि हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से हमारी भूमि की जल धारण क्षमता और उसका मतलब वो कठोर होती जा रही है। तो इसमें हम जीवामृत का उपयोग करते हैं और घना जीवामृत का उपयोग करते हैं। तो इसमें असंख्य माइक्रोब्स हमारे सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं। ये ऑर्गेनिक कार्बन हमारे सॉइल की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारे सॉइल का स्वास्थ्य सुधरता है। तो जिससे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, और साथ ही हम इसमें ऐसा कोई भी पदार्थ यूज नहीं करते जो हमारी प्राकृतिक संसाधन जैसे जल है और जमीन है उसका नुकसान नहीं होता है। इसलिए हमें प्राकृतिक खेती की आवश्यकता है।
और बदलते टाइम पे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो जलवायु परिवर्तन से भी हमें निपटना जा सकता है। और साथ ही और ये प्राकृतिक खेती का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि किसानों की लागत दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। जी, 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 तो जी। इसमें हम बाहर से कुछ भी नहीं खरीदते हैं, तो जो भी इनपुट्स रहता है, वो हमारा फार्म पर ही उपलब्ध हो जाता है। इससे किसानों की बिल्कुल वीरेंद्र जी, बहुत बहुत कम महत्वपूर्ण है ये समझना कि कैसे रसायनों के इस्तेमाल से इसके बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। यानी अंधाधुंध जो नियंत्रित इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम रसायनों का खेती में, उसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और अगर मिट्टी को जीवित रखना है तो प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा, जैसा कि आपने भी कहा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और प्राकृतिक खेती से जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना वर्तमान समय की जरूरत है। इस बात को सरकार बखूबी समझ रही है और प्राकृतिक खेती को खूब बढ़ावा दे रही है। दरअसल प्राकृतिक खेती मिट्टी के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी जरूरी है। प्राकृतिक खेती में देशी गाय को मूल आधार माना जाता है। बता दें कि देशी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देशी गाय के गोबर और मूत्र की महक देशी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। इसमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। अक्सर लोग जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों अलग-अलग बातें हैं। जैविक खेती से मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार तो होता है, लेकिन अधिकतम पैदावार के लिए अकेले जैविक खेती काफी नहीं होती। जबकि प्राकृतिक खेती में पहले साल से ही भरपूर पैदावार मिलती है और ज्यादा उपज के लिए रसायनों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। बता दें कि पिछले 9 सालों में करीब 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के तहत कवर किया जा चुका है। तो देखा आपने रिपोर्ट में कि प्राकृतिक खेती के तहत कितने क्षेत्र को अब तक कवर किया जा चुका है और इसे लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे किसान भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने अब रसायनों की खेती से बिल्कुल तौबा कर लिया है और वो मुंह मोड़ चुके हैं अपना रासायनिक खेती की तरफ से और पूरी तरह से अब वो प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। तो आइए अब आज का जो हमारा पहला विषय है उससे जुड़े कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, वो सवाल हम ले लेते हैं। आप अपने हमें फ़ोन करते रहें, कॉल करते रहें। सर राजेश समस्तीपुर बिहार से हमारे दर्शक और ये जानना चाहते हैं कि कोदो की खेती कैसे करें। ओके, देखिए बिहार समस्तीपुर से आप बोल रहे हैं। देखो मोटे अनाज की खेती में ज़्यादा कुछ है नहीं और आप बिल्कुल आसानी से किसान भाई उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। इसमें खास बात ये होती है कोदो में तो कि उसकी जो 1-2 किस्में हैं, बहुत ज़ोरदार किस्में हैं, उनका उपयोग आप करेंगे क्योंकि चयन करना बहुत ज़रूरी है। बीज का जो चयन है ना आपका, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनको ये कहूँगा कि समस्तीपुर में हमारा एक आयरे का भी हमारा रजिस्ट्रेशन है और वहाँ पे एक्चुअली सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। तो वहाँ जाके या KVK में जाके एक बार वो बीज की थोड़ी सी मालूम कर ले कि बीज वहाँ अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि बीज ही महत्वपूर्ण है और बीज अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरी जगह से आप बीज का ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर अच्छी खेती आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात यह है कि आपकी जो खेत है उसकी मिट्टी कैसी है, क्योंकि इनको ज़्यादा ऐसे कोई पोषक तो ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, बट फिर भी एक बार मिट्टी की जाँच करने से पता लग जाता है कि उस मिट्टी में आपका कौन सा पोषक तत्व बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए।
तो अगर बैलेंस अगर आपके पोषक तो हैं ज़मीन में, तो उसके बाद आपकी खेती में पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी। तो पहली बात तो है कि इसमें जुताई भी ज़्यादा नहीं चाहिए। एक तो जुताई कर सकते हैं आप, एक तो मिट्टी पलटने वाला से कर सकते हैं, उसके बाद एक कल्टीवेटर चला सकते हैं, और फिर बाद में आप उसमें कतार में बुआई कर सकते हैं। क्योंकि कई बार देखता हूँ मैं किसान भाई ब्रॉडकास्टिंग मेथड से बीज बोते हैं, लेकिन वो मेथड अच्छा नहीं है, वो तरीका ठीक नहीं है। इसलिए हम किसान भाई को कहना चाहेंगे कि जब भी वो बुआई करें, चाहे कोई भी अनाज हो, मोटा अनाज हो, तो वो अगर पंक्तियों में अगर बुआई करेंगे तो वो बेटर होगा और उसका मैनेजमेंट जो होगा वो भी अच्छा होगा। और फिर दूसरी बात है कि जैसे आपको ज़्यादा रसायनों की जरूरत पड़ेगी नहीं, और अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है तो मैं कहता हूँ कि हर 3 साल में आप गोबर की खाद जरूर डालें। जिन किसान भाइयों के पास यहाँ पशु होंगे तो वो लोग उनके जो गोबर है, मलमूत्र है, उनका उपयोग करेंगे तो मोटे अनाज उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं बजाय यूरिया के, डीएपी के। क्योंकि हम लोग रसायन का इस्तेमाल उसमें करते भी नहीं है और पहले भी नहीं करते थे। और अगर आपको उपज ज़्यादा बढ़ानी है तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं, एक बार 3 साल में एक बार गोबर खाद मिला दें। उससे आपका क्या है कि जो अनाज जो आपका पोषक तत्व है उनकी पूर्ति हो जाएगी और आप पौधों की अच्छी सी पैदावार ले सकते हैं। दूसरी बात है कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी रोग लग जाते हैं। ये पौधों में तो कम लगते हैं, लेकिन कई और मोटे अनाजों में रोग लग जाते हैं। तो रोग को कम करने के लिए आप बीज का उपचार कर सकते हैं, और बीज का उपचार करने के लिए हमारे पास एक दवा होती है, उसको हम लोग वाइटावैक्स बोलते हैं और कार्बेंडिजिम बोलते हैं। तो 2 ग्राम कार्बेंडिजिम 1 किलो बीज के लिए सफिशिएंट होती है। तो बीज को उपचार करके आप अच्छी तरह बोएंगे तो आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। जी जी बिल्कुल। तो हमारे किसान भी देखिए कई सवाल भेज रहे हैं जो कि मोटे अनाज की खेती करना चाहते हैं, और हमारा मकसद भी यही है कि हम आपको जागरूक करें, बताएं कि कैसे और कौन सी फसलें आप अपने क्षेत्र में अपना सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवाल, आपकी कॉल्स, व्हाट्सएप सवाल, ईमेल लेने का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय के बारे में आपको फिर से जानकारी दे देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती के बारे में, और साथ ही बता रहे हैं कि कैसे आप अपनाएं प्राकृतिक खेती, इसके लाभ क्या हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी हमसे सीधे बात कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ के सामने अपने सवाल रख सकते हैं। अब कुछ ईमेल्स आए हैं और कुछ व्हाट्सएप सवाल भी आए हैं, उन्हें भी हम अब कार्यक्रम में ले लेते हैं। और सर, ये मोटे अनाज से जुड़ा हुआ सवाल है, कोदो की खेती कैसे करें ये जानना चाहते हैं। ये सवाल हमने ले लिया पहले। हाँ, रागी की खेती के बारे में जानना चाहते हैं कि कम उत्पादन हो रहा है, तो इसे बेहतर करने के लिए क्या करें ताकि उत्पादन बढ़े। भोलेनाथ जी हैं हरियाणा से। हाँ बिल्कुल, हरियाणा से हैं तो बिल्कुल आप रागी की खेती करते हैं और उसकी पैदावार कम होती है, यही समस्या है इनकी। तो ऐसा है, देखो आजकल वैसे तो काफ़ी उन्नत किस्में आ चुकी हैं, और ये मोटे अनाजों में जो अभी है ना 2-3 साल के पहले अभी ज़्यादा इनमें किस्में आई हुई हैं। पहले ज़्यादा इनमें उन्नत किस्में नहीं थी, लेकिन अभी कुछ 3-4 सालों में इन सब में सभी मोटे अनाजों की जो खेती है उनको किसान भाई उन्नत वाली जो किस्में उनका प्रयोग कर रहे हैं। और रागी तो पहले से ही लोग बहुत करते हैं। रागी का हमारा बहुत बड़ा एरिया तो कर्नाटका में है, गुजरात में भी है, लोग करते हैं। अब हरियाणा में लोग करने लगे हैं, तो देखो आंध्रा में भी करते हैं। तो इसका उत्पादन बढ़ाने के तरीका मैं बताऊँ आपको। एक तो यह है कि आप जो बीज लेने अच्छी तरह से बीज, अच्छी किस्म जो लेंगे वो अच्छी जगह से लें,
क्योंकि कई बार क्या है ना, बीज खराब निकल जाता है, फिर बाद में वो फसल अच्छी नहीं होती, तो किसान कहता है कि ये तो मेरे किसान अच्छी फसल क्यों नहीं हुई है, क्या कारण हो सकता है इसके। उसमें मेन होता है आपका उन्नत किस्मों का चयन, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैंने पहले बताया था कि आपकी जो खेती है, आपकी जो ज़मीन है, आपका जो खेत है, उसकी मिट्टी कैसी है, उसका बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ज़्यादा पानी लगाने की जरूरत इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई बार किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें ज़्यादा सिंचाई करते हैं, ज़्यादा इरिगेशन देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि रागी को इतना पानी चाहिए ही नहीं। कोई भी मोटा अनाज की जो फसल होती है उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैं तो कहूँ किसान भाइयों को कि इसमें अगर आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है, बारिश नहीं होती है, तो आप दीजिए, अब बाकी ना पानी की आवश्यकता पड़ती नहीं है जी। और दूसरा क्या है कि इसमें जो मैं बता रहा था कि कभी कभी क्या रोग लग जाता है, कोई कीट का प्रकोप हो जाता है कई बार। तो कीटों का प्रकोप रोकने के लिए हम एक दवाई का इस्तेमाल करते हैं, इमिडाक्लोपिड नाम की दवाई है। उसको आप 3 लीटर पानी में 1 ml दवा डाल करके और उसका छिड़काव आप कर सकते हैं उस रेट से। तो आपको क्या है कि कोई भी कीड़ा उसमें लगेगा नहीं। और रोग के लिए मैं पहले भी बता दिया था आपको, रोग में एक कार्बेंडिजम दवाई होती है, उसका आप बीजता करेंगे तो कोई भी रोग उसमें नहीं आएगा। और इमिडाक्लोपिड का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी कोई हानिकारक कीट नहीं लगेगा। जी जी, चलिए एक और हमारे पास सवाल आया है और ये प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और हमारे दर्शक जो हैं ये उत्तर प्रदेश के बरेली से हैं, सुधांशु जी हैं, और ये जानना चाहते हैं प्राकृतिक खेती करते समय कीटों से बचाव के लिए क्या करें। वीरेंद्र जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं प्राकृतिक खेती के समय कीट प्रबंधन कैसे किया जाए, फसलों को कीटों से कैसे बचाया जाए प्राकृतिक तरीके से ही। जी, प्राकृतिक खेती से अगर हमें कीटों का बचाव करना है तो पहले हमें देखना है कि वो रस चूसक अगर कीट है तो उसके लिए हम नीमास्त्र का उपयोग करते हैं। नीमास्त्र को बनाने के लिए हमें 10 लीटर गाय का मूत्र चाहिए, 2 लीटर पिसी हुई नीम की पत्तियां, और इसमें हम इस मिक्सचर को घोल के रख लेते हैं 100 लीटर में। और इसको बनाने के पश्चात इसमें 2 से 2.5 लीटर पानी मिक्स करके 15 लीटर वाली टंकी में इसका स्प्रे करते हैं। तो रस चूसक जो कीट होते हैं वो इससे खत्म हो जाते हैं। अगर उसमें एक इल्ली लगी हुई है या बड़ी इल्ली लगी हुई है तो उसके लिए हम अग्न्यास्त्र का यूज करते हैं। उसको बनाने के लिए हम 20 लीटर गाय का मूत्र लेते हैं, 500 ग्राम हरी मिर्च लेते हैं, 500 ग्राम लहसुन का पेस्ट लेते हैं, और इसमें हम 5 किलो नीम की पत्तियां लेते हैं। इस मिक्सचर को हम 3 से 4 उबाल तक 10 लीटर गाय के मूत्र में डालकर उबाल लेते हैं, और इसको ठंडा होके हम इसको 15 लीटर वाली पानी की टंकी में 2 से 2.5 लीटर मिक्स करके इसका स्प्रे करते हैं। तो जो भी कीट या रहते हैं उसको उससे भाग जाते हैं या उनका मर जाते हैं, जिससे मतलब इसमें कीटों का उपचार हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि कैसे प्राकृतिक तरीके से बीजों का उपचार किया जा सकता है और ये जानना भी बहुत आवश्यक है। और प्राकृतिक खेती की पहली शर्त ही यही है कि आपको कुछ भी बाजार से नहीं इसमें लगाना है। जो भी प्राकृतिक तरीके से चीज़ें उपलब्ध हैं आपके खेत में, आपके घर में, आपके गांव में, उन्हें ही इस्तेमाल करना है, और वो सभी जैविक चीज़ें। अब सर एक हमारे पास सवाल आया है, ये रागी की खेती, रागी भी है इसमें, देखिए मतलब मोटा अनाज भी और प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ भी सवाल है। तो इसे हम ले लेते हैं, दोनों मेहमानों से पूछ लेंगे। रागी और करेले की खेती अगर करना चाहते हैं तो प्राकृतिक तरीके से कैसे करें? सतीश जी हैं जिन्होंने जानना चाहे है, विस्तार से जानना चाहते हैं। रागी और करेले, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो दोनों फसलें हो गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो रागी तो मैंने पहले ही बताया था कि आप कैसे मतलब प्राकृतिक तरीके से, हाँ प्राकृतिक तरीके से कैसे खेती करेंगे। एक्चुअली जो प्राकृतिक जो खेती है वो है ना, एक्चुअली कई बार किसान भाई क्या कंफ्यूज करते हैं जैविक खेती से। जैविक खेती और प्राकृतिक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्राकृतिक खेती में क्या होता है, हमारे पास होते हैं बायोकल्चर्स। तो बायोकल्चर में कुछ नहीं है, जैसे कि हमारी जो देसी गाय है उसका हम गोबर लेते हैं और कुछ गुड़ लेते हैं, उसका यूरिन लेते हैं, कुछ मात्रा में हम लोग बेसन भी डालते हैं उसमें, ऐसे करके एक वो बनता है बायोकल्चर। तो आप बायोकल्चर बना करके आप उसको डालेंगे तो हम उसको बोलते हैं जीवामृत। जब हम उसको काम मिलेंगे बीज के उपचार के लिए तो उसको हम बोलेंगे बीजामृत जी। और जब हम उसको खाली खेत में डालेंगे उसको हम बोलेंगे घंजीवामृत। इस तरह के अमृत बनते हैं ये देसी गाय के गोबर से और के मूत्र से। तो इस तरह से किसान भाई पहले ये काम कर ले। वो क्या है कि 7 डेज लगते हैं उसमें डिकम्पोजिशन होने में, फर्मेंटेशन में 7 डेज लगते हैं। तो रागी में कैसे इस्तेमाल? तो रागी को मैं बता रहा हूँ ना आपको कि पहले तो आप करेंगे बीज को उपचार करेंगे इस सॉल्यूशन से, जिसको रागी के बीज, हाँ रागी के बीज को हम उपचार करेंगे। तो मैं जो बताया कि वो कल्चर पहले आपको बनाना पड़ेगा, वो 7 दिन के लिए रख देते हैं उसको होता है, फिर फर्मेंटेशन हो जाता है उसका। उसके बाद आप उस कल्चर से आपके बीज उपचार कर लेंगे और उसके बाद जब आप बॉय कर देंगे, बॉय करने के बाद
जब या तो बारिश हो जाएगी जी जी या फिर हम पानी लगा देंगे, तो उसके साथ साथ हम लोग देंगे इसी बायोकल्चर को, उसको ठीक है। बोलते हैं जीवामृत। ठीक है। तो इस तरह से आप रागी खेती प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। और जो हमारे जो भाई ने बताया, उन्होंने बताया कि भाई इसमें कोट कीट और जो हानिकारक कीट और रोगों का प्रबंधन किया जाए, तो वो बता रहा हूँ, उसमें हम नीम का जो पत्ते हैं उनका बड़ा इस्तेमाल हम करते हैं। जी जी नीम का ऑयल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि जी। भाई हानिकारक कीट जी, है जी। तो आप बिल्कुल नीम का जी, ऑयल। और ये जो दूसरा सवाल था कि करेले की प्राकृतिक तरीके से कैसे खेती करें, तो मैं वीरेंद्र जी से पूछ जी, लेती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वीरेंद्र जी, करेले की खेती प्राकृतिक तरीके से कैसे करें, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं। मैम, अगर प्राकृतिक तरीके से हमें करना है करेले की खेती, तो उसके लिए हमें प्राकृतिक खेती के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है जीवामृत, दूसरा होता है अपना बीजामृत, तीसरा होता है आच्छादन, जिसे मल्चिंग भी कहते हैं, और चौथा होता है वाष्पा। तो सबसे पहले जैसा सर ने बताया कि हमको सीड को बीजामृत से ट्रीट करना है। इसके बाद हमें जुताई के समय घना जीवामृत 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बिखेर देना, जैसे यूरिया और डीएपी करते हैं। इसके बाद उसकी हमें बुआई कर देना है, और हर 15 दिन में या जैसे भी बारिश होती है, तो हमें इसमें बारिश के पानी या इरिगेशन के साथ हम इसमें एक ड्रम के साथ जीवामृत रहता है, उसको छोड़ देते हैं इरिगेशन चैनल में, तो बूंद बूंद करके पूरे खेत में मिक्स हो जाता है। तो जीवामृत का जब हम अपना खेत में एप्लीकेशन करते हैं, तो इसमें असंख्य माइक्रोब्स होते हैं, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% होता है, जिसको प्लांट डायरेक्ट अप्लीक नहीं कर पाता है, तो उसको अवेलेबल फॉर्म में करने का काम करते हैं ये जीवाणु। और साथ में जो आघुलनशील फास्फोरस होता है, इसको अवेलेबल करने का भी काम करते हैं। तो जो भी प्लांट की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, प्लांट को अपना जीवन साइकिल पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो ये जीवामृत से पूर्ति होती है। क्योंकि इसमें हम गाय का मूत्र भी उपयोग करते हैं, तो गाय के मूत्र में खनिजों का भंडार होता है, तो साथ में जो भी मतलब न्यूट्रिएंट का चाहिए, वो पूरा इससे जीवामृत से हो जाता है। और जब हम इसका स्प्रे करते हैं 15 दिन में, तो इसमें किसी प्रकार का कीट और रोग भी नहीं लगता है। तो इस तरह से हम इसका खेती कर सकते हैं करेले का। तो इससे जो भी करेला होगा, उसमें हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू रहती है, और साथ में इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज ना करने से उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी अच्छा होता है। जी जी बिल्कुल। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इसमें बेहतर रहता है, बेहतर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब सर, मोटे अनाज से जुड़ा एक सवाल ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं और इनका नाम है संजय, अजमेर से हैं, और ये ज्वार की खेती के बारे में जानना चाहते हैं, ज्वार की खेती कैसे करें। साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि ये सीमांत किसान है, ओके, तो क्या करना चाहिए। बिल्कुल। सीमांत का मतलब ये है कि इनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। जी जी। तो देखिए, अजमेर से आप बोल रहे हैं, और अजमेर में सोरगम आप आराम से उगा सकते हैं। वैसे अंजू जी क्या है कि ज्वार जो फसल है वो कभी भी हम बो सकते हैं। इसको हम खरीफ में बो सकते हैं, इसको हम लोग जायद में बो सकते हैं। क्योंकि जो सोरगम है, जो ज्वार है, इसका कई तरह से उपयोग करते हैं किसान भाई। एक तो चारे के रूप में इसका इस्तेमाल होता है जी, और दूसरा क्या है कि दाने के लिए भी इसको पैदा करते हैं, और कई बार हरे चारे के लिए भी इसको पैदा किया जाता है, जैसे हमको तो चरी बोलते हैं उसको। अभी इन दिनों में किसान भाई इस समय ज्वार की खेती कर रहे हैं, चरी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, हरे चारे की बहुत डिमांड होती है। तो उसकी वजह से किसान भाई क्या करते हैं, हरे चारे के रूप में उस ज्वार को ही उगाते हैं। तो इन्होंने ये बताया नहीं मेरे को भाई किस लिए, मतलब किस पर्पज के लिए उगा रहे हैं, इसका क्या अलग अलग इसकी शस्य क्रिया है। अगर दाने के लिए उगाएंगे तो उसकी शस्य क्रिया अलग जिसमें लाभ ज्यादा हो सर वो बता दीजिए, क्योंकि हाँ। इस बात पे फोकस किया है कि ये सीमांत किसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे इनको अगर दाने के लिए बोना है, तो उसमें क्या है कि जो बीज की मात्रा है ना वो कम होती है। ठीक है। और अगर चारे के लिए उगा रहे हैं आप, तो चारे में 20 से 25 किलोग्राम हम बीज की मात्रा लेते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो इन्हें सीमांत किसान है, तो इनको मैं कहूँगा कि जो एडवांस अभी जो इम्प्रूव जो हमारी उन्नत की वो है किस्में है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चारे के रूप में आप कर रहे हैं तो उसके लिए जवार चरी 1 है, 2 है, कई वैरायटी है, उनका आप चयन कर सकते हैं। और बेटर ये होगा कि अजमेर में पास में केवी के है, तो वहाँ जाके भी वो वैरायटी आप चयन कर सकते हैं, और जिस पर्पज के लिए आप उगाना चाहते हैं वही वैरायटी आपको वहाँ मिल जाएगी। क्योंकि इसमें क्या है कि दाने के लिए अलग किस्में होती हैं और हरे चारे के लिए अलग किस्में होती हैं। ठीक है सर, तो ये कुछ जानकारियाँ थी, और हम आशा करते हैं कि आपको ज़रूर अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल इसी के साथ ही हेलो किसान में यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला, आपके ईमेल्स और व्हाट्सएप सवाल अपने विशेषज्ञों के समक्ष रखने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आप कहीं मत जाएगा और सवालों के साथ तैयार हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती के बारे में और साथ ही कैसे हमारे किसान कर सकते हैं प्राकृतिक खेती। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं। और अब हम एक सवाल लेते हैं। सर, ये प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ प्रश्न है और हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। इनका नाम है रामकरण, राजस्थान से हैं और क्या प्राकृतिक खेती में नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जानना चाहते हैं। तो वीरेंद्र जी, क्या बताना चाहेंगे, क्या नैनो यूरिया इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। जैसा कि हम बताना चाहेंगे, इसमें हम बाहर से कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसमें नैनो यूरिया का तो उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन उसके जगह हम अपना जीवामृत का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जीवामृत में हमें उसमें माइक्रोब्स रहते हैं वो नाइट्रोजन को प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो हम इसमें हम जीवामृत का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जीवामृत में जो नाइट्रोजन को स्थिरित करने वाले जीवाणु रहते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ जब हम जीवामृत का अपने खेत में उपयोग करते हैं तो हमारे भूमि का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि जो माइक्रोब्स रहते हैं ये भूमि में जल धारण क्षमता को भी बढ़ाते हैं और साथ ही उसमें अच्छा फेवरेबल उसका क्लाइमेट डेवलप होता है, जिससे हमारे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी साथ में बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। अब सर, कुछ हमारे सवाल जो हैं वो ये आए हुए हैं मोटे अनाज से जुड़े हुए, और इसमें ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि जो बाजरे की अच्छे किस्म कौन कौन से हो सकते हैं जिसकी वो खेती कर सकते हैं। हरियाणा से राहुल जी हैं जिन्होंने हमें ये सवाल भेजा है। जी जी, देखिए, बाजरा हरियाणा में खूब पैदा होता है और ये तो पूरा बेल्ट ही है बाजरे का। राजस्थान, हरियाणा, यूपी और कुछ पोर्शन या एमपी का भी है। तो ये पूरा जो बेल्ट है बाजरे के लिए जाना जाता है। तो देखिए, बाजरे का जो खेती होती है वो तो खरीफ में होती है। जैसे मानसून आपका आएगा, बारिश होगी, पहली बारिश में आप बिल्कुल बुआई कर सकते हैं। तो जैसे मानसून आ जाते हैं उसके बाद आप बीज को तैयार रखें और जैसी बारिश होगी आप खेत को तैयार रखें, जुताई कर दें और बुआई कर दें। तो इसके जो बीज है वो तो बहुत सारी वैरायटी इसमें, बाजरे में तो बहुत सारी किस्में अभी आ चुकी हैं मार्केट में। और हरियाणा में बिल्कुल अलग से जो हिसार यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी डेवलप किया है। बहुत सारे बीज ऐसे उन्नत किस्में हैं जिनका उपयोग हरियाणा किसान भाई कर रहे हैं। और हमारे पूसा ने भी काफ़ी वैरायटियाँ निकाली हैं बाजरे की, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी इसमें काम कर रही हैं। तो बीज की उपलब्धता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बीज आपको अच्छे से मिल जाएगा। और जब जैसे ही आपका जो जुलाई का महीना आएगा उससे पहले आप बीज को ले आए मार्केट से और अच्छी हाइब्रिड वैरायटी आप बोएं, क्योंकि बाजरे में हर बार आपको बीज बदलना पड़ता है और बाजरे का बीज दोबारा उस बीज को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, तो उसमें सेग्रेगेशन हो जाता है। इसलिए हम हर बार बाजरे का हर बार जो बीज हाइब्रिड जो बीज है उसको हर बार नया लेते हैं। तो नया बीज आप लीजिए और खेत को तैयार रखिए। जैसे ही मानसून आएगा, बारिश आएगी तो आप बुआई कर दीजिए। बुआई करने के भी कई तरीके होते हैं, कई लोग छुटका विधि से करते हैं, कई लोग कतार में करते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि सीड ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि सीड ड्रिल का इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपकी जो बाजरे की जो खेती है उसमें आपको ऑपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसकी कटाई करने में भी आपको बहुत सारी सुविधा हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि इसमें इंटरक्रॉपिंग भी आप कर सकते हैं, मूंग की खेती ले सकते हैं, इसमें आपका लोबिया भी उगा सकते हैं, बाजरे के साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है सर। और एक हमारे पास सवाल आया प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ। वीरेंद्र जी, आपके लिए सवाल है ये, और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं प्राकृतिक खेती करते समय पौधे को किस दिशा में रखें। झांसी से हैं साकेत जी। जैसा इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में हम बुआई के लिए उत्तर से दक्षिण दिशा करते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य की रोशनी ज्यादा से ज्यादा प्लांट को मिल पाती है, जिससे वो भोजन बनाते हैं। और इसकी बुआई के लिए हम उत्तर से दक्षिण दिशा ही रखनी चाहिए। जी जी, तो ये बात हुई दिशा की। अब चलिए मोटे अनाज पर हम बात कर लेते हैं। सर, मोटे अनाज में जैसा कि आपने बताया कि ये किस तरीके से आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जो उपभोक्ता हैं वो भी इसे धीरे धीरे अपने भोजन में शामिल करते जा रहे हैं। बिल्कुल। मोटे अनाज को लेकर क्या कुछ खास तरह की जलवायु चाहिए, क्योंकि आमतौर पर होता ये था कि जहाँ पर कोई फसल नहीं उग रही है वहाँ पर हमने मोटा अनाज उगा दिया, लेकिन अब जब हम इसको और व्यावसायिक तौर पर उगा रहे हैं तो उसमें कैसे धारणा में या फिर जो तरीका है जिस विधि से हम इसकी खेती करते हैं उसमें बदलाव आया है। बिल्कुल। देखो अंजू जी, ये जो मोटे अनाज है ना, ये एक्चुअली
इनको श्रेणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही अन्न जो है पहले जब मानव आया इस धरती पर तो सबसे पहले इन्होंने इनकी खेती करना शुरू किया, इसलिए इनको श्रेणी बोलते हैं। जी जी। तो अब आप जैसे कि बोल रहे हैं बहुत बड़ा महत्व बढ़ गया है, क्योंकि डेफिनेटली हमने अभी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया था, और उसे मनाने का एक ही मकसद था कि ये जो हमारे पुराने जो अनाज हम इसको छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि यही एक ऐसी बीज है कि वो आने वाले भविष्य में आप काम आएंगे। क्योंकि हमारी जो और दूसरी तरह की फसलें होती है, जैसे आपका गेहूँ हुआ, चावल हुआ, इनकी जो वैरायटी बहुत आ गई, लेकिन क्या है कि कभी कभी ये ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कोई अगर डिजीज आ गई, कोई रोग आ गया तो पूरे का पूरा ही खेत चौपट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो मोटे अनाज है उनको उगाने से क्या होगा, आप एक तो पहली बात है उनकी खपत कम होगी, आपका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, और आपको बाहर से यूरिया और डीएपी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा इनको चाहिए ही नहीं। जी जी। तो यूँ करके इनका बहुत बड़ा महत्व है। जी जी बिल्कुल। तो ये बात हुई मोटे अनाज की। अब वीरेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। वीरेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस मैम, यस जी। वीरेंद्र जी, प्राकृतिक खेती को लेकर एक बार हमारे किसान ये भी सोचते हैं कि इसकी अगर हम शुरुआत करेंगे तो 2-3 साल लग जाएंगे, और तब तक हम क्या करें, मतलब हमारी जो फसल है ना तो प्राकृतिक मानी जाएगी और उत्पादन भी उस हिसाब से। ये सच्चाई है या ये सिर्फ धारणा? इसके बारे में आप ही बताएं कि उतना उत्पादन भी नहीं मिलेगा, तो क्या बताना चाहेंगे हमारे किसानों को ऐसे में? जी मैम, मैं किसानों को ये बताना चाहूंगा, ये जो धारणा है वो जैविक खेती के लिए है मैम, क्योंकि जैविक खेती में की ये धारणा थी कि स्टार्टिंग के 2-3 साल तक मतलब हमें उपज कम मिलती है, लेकिन प्राकृतिक खेती में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राकृतिक खेती में पहले साल से ही उतना उत्पादन मिलेगा जितना कि रासायनिक खेती से मिलता है, क्योंकि इसमें इस खेती को करने से जब हम इसके चारों कंपोनेंट्स को उपयोग करते हैं, तो जैसे जीवामृत का उपयोग करते हैं, उसके साथ हम घना जीवामृत का उपयोग करते हैं, और साथ में मल्चिंग और इंटरक्रॉप का उपयोग करते हैं, तो इससे जो प्लांट को अपनी मतलब जितने न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वो सारे न्यूट्रिएंट की मतलब अवेलेबिलिटी रहती है, जिससे मतलब किसानों को पहले साल ही उतने ही उत्पादन मिलेगा जितना कि रासायनिक विधि से प्राप्त होता है। क्योंकि जैविक खेती में ऐसा था कि उसमें मतलब जैसे कि गेहूं की हमें 120 किलो नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो उसके लिए हमें लगभग 20 टन गोबर की खाद की जरूरत पड़ती है। तो इतना सारा गोबर की खाद मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा पशुधन भी इतना नहीं है कि हम इतना खाद डाल सके। और लेकिन इसमें हम 1 एकड़ के लिए हमें 200 लीटर मतलब पानी लेके जब जीवामृत बनाते हैं, तो ये हमारा जितना भी मतलब न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारा जीवामृत के द्वारा, और साथ में जब हम जीवामृत को खेत में डालते हैं तो हमारा जो केचुआ है, जो अर्थवर्म, जो भारतीय केचुआ है, जो हमें रासायनिक खेती करने से उनकी संख्या कम हो गई है, या मतलब जो है वो जमीन में नीचे छुपे हुए बैठे हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। तो ये जो मतलब भूमि के अंदर की मिट्टी को खाकर ये पेड़ों की जड़ों में प्रदान करते हैं, जिसमें से गोबर की खाद की तुलना में मतलब 8 से 9 गुना तक नाइट्रोजन अधिक होता है, पोटेशियम 15 गुना अधिक होता है। तो ये मतलब प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी नहीं है। बहुत सारा किसान कर रहे हैं, आंध्रा के किसान कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के किसान कर रहे हैं, उनका पहले ही साल में उतना उत्पादन मिल रहा है जितना कि रासायनिक खेती से मिल रहा है, और साथ ही साथ जो भी उत्पादन मिल रहा है वो उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का है। जी जी, चलिए ये तो बात हुई प्राकृतिक खेती की। और अब मोटे अनाज से जुड़े कुछ हमारे पास सवाल आए। सर हरुण जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें सवाल भेजा है, और ये जानना चाहते हैं कि ज्वार की अच्छी किस्में कौन कौन सी हैं जिनकी वो खेती कर सकते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश से हैं सर, यूपी से। उत्तर प्रदेश से। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि बाजरा है ना, इस तरह ज्वार में भी बहुत सारी वेराइटियाँ डेवलप की हुई हैं। CSH सीरीज की बहुत सारी वेराइटियाँ हैं जो कि हम उगा सकते हैं। देखो, ज्वार को मैंने पहले ही बताया था आपको कि ज्वार में क्या होता है। एक्चुअली पहली बात तो यह है कि हमें ज्वार किस लिए उगाना है। दाने के लिए उगाना है तो उसकी किस्में अलग होती हैं, और अगर उगाना चारे के लिए तो उसकी किस्में अलग होती हैं। जैसे कि IGFRI झांसी है, यहाँ पे ज्वार की काफ़ी वैरायटी ऐसी होती हैं जो कि चारे के रूप में, हरी चारे के रूप में उगाई जाती हैं। और दाने की बात करते हैं, दाने का अगर उगाते हैं आप लोग, तो उसमें क्या है कि आपको जो बीज की मात्रा है वो करीब करीब 15 से 20 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी 1 हेक्टेयर के लिए। और अगर आप चारे के लिए उगा रहे हैं तो वो करीब 30 से 35 किलोग्राम आप बीज को आप लेंगे और उसको हरे चारे के रूप में उगा सकते हैं। तो इस तरह किस्मों का चुनाव तो देखो उसका पर्पज़ के हिसाब से करते हैं, पर्पज़ क्या है। तो और दूसरी बात है कि जो उसमें जो हम डालेंगे खाद बीज जो भी डालेंगे,
तो वो उसका तरीका ये है कि उसमें अगर दाने के लिए उगा रहे हैं तो उसमें क्या थोड़ा सा हमें नाइट्रोजन ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते। जी जी। तो इसलिए अगर आपको दाने के लिए तो नाइट्रोजन ज़्यादा देना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि इसमें जो बीज की मात्रा मैंने बताया कि अगर आपको चारे चारे के रूप में अगर उगाना है तो हमको क्या है कि इसका जो पौधे के जो तना होता है उसको पतला रखना होता है। तो उसके लिए हम लोग उसकी ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा डालते हैं, प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो सीड ज़्यादा डालते हैं। तो उससे क्या है कि वो उसमें फाइब्रस नहीं होगा वो, और वो चारे की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखेगा। तो वो कम सीड जब चाहिए तो वो हम दाने के लिए करते हैं, और जब ज़्यादा अगर आपको करना है चरे के रूप में उगाना है तो हमको ज़्यादा सीड की आप आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें क्या है कई रोग भी आते हैं वैसे जो है sorghum में। तो एक आप इसमें क्या है कि एक दवाई आती है कार्बेंडिजम करके, उससे आप सीड को उपचार कर सकते हैं। 2 ग्राम कार्बेंडिजम को 1 किलोग्राम सीड में मिला करके और उसको मिक्स करके डालेंगे तो आप उसमें क्या है कि जो हानिकारक रोग जो आएंगे वो उनकी संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर कीड़े लगने की संभावना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे इमिडाक्लोपिड नाम का एक रसायन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी 1 ml की मात्रा 3 लीटर पानी मिला करके देते हैं, तो उससे क्या है कि कोई भी हानिकारक कीट का प्रकोप उसमें नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या है कि अगर किसी खेत में अगर दीमक ज़्यादा लगती है तो उसके लिए हमारे पास क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवाई होती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर ये जो बलुई मिट्टी होती है उसमें ये दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो वहाँ आप क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी जी। एक हमारे पास प्राकृतिक खेती से जुड़ा सवाल है, हालांकि सवाल वही है जो बार बार हम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। फैज़ान है उत्तर प्रदेश से, और ये जानना चाहते हैं प्राकृतिक खेती करना चाहता हूँ, मैंने इस खेती के लाभ के बारे में बहुत कुछ सुना है, इस खेती को कैसे कर सकते हैं, मार्गदर्शन करें। हम आपको बताना चाहेंगे, आप प्राकृतिक खेती को स्टार्ट करने के लिए अगर किसी भी फार्म में आप प्राकृतिक खेती स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि आप उसमें जीवामृत बनाएं। जीवामृत बनाने के लिए आपको जीवामृत बनाएं, और इसके साथ आपको घना जीवामृत भी बनाना है, और साथ में इसके साथ हमें मल्चिंग को भी करना है, क्योंकि मल्चिंग जब हम करते हैं ना तो एक क्लाइमेट डेवलप होता है जिससे हमारा अर्थवॉर्म आ जाता है। तो अर्थवॉर्म हमारी मिट्टी को भुरभुरा करने का काम करता है, और उसमें न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसके साथ हमें खेत में ऐसा क्रिएशन करना है जिसे वाष्पा कहते हैं, जिसमें 50% नमी और 50% एयर अगर रहता है, तो जो हम जीवामृत के द्वारा माइक्रोब्स को डालते हैं, मतलब माइक्रोब्स का कल्चर होता है, वो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर आप इसको अगर पूरे प्रॉपर ढंग से करते हैं तो आपको, जैसे कि आप घना जीवामृत, बीजामृत और आच्छादन का उपयोग करके करते हैं, तो आप इस तरह आप खेती को स्टार्ट कर सकते हैं और बढ़िया रहेगा इसको आप करते हैं तो। ठीक है सर। अब सर मोटे अनाज से जुड़ा हुआ भी एक सवाल आया है, कुटकी की खेती कैसे करें, कार्तिक जाना चाहते हैं मध्य प्रदेश से। हाँ देखिए, अलग अलग जो फसलें हैं उनके लिए अलग अलग किसानों को इंटरेस्ट है, कोई क्या उगा रहा है कोई क्या उगा रहा है। बिल्कुल। कुटकी की खेती भी करना चाहते हैं तो इसमें ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। एक्चुअली सारे मोटे अनाज जो होते हैं इनमें जो आवश्यकता होती है चीज़ों की, शस्य क्रियाओं की, वो सेम ही होती है, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस ये है कि बीज की जो मात्रा है ना वो अलग अलग होती है, क्योंकि दाने को साइज, दाने का आकार जो होता है ना उसके हिसाब से हमको बीज की मात्रा को लेना पड़ता है। और दूसरी बात है कि इसमें खास बात है कि जो पुराने लोग थे ना, जो बहुत पुराने किसान भाई हैं, उनके पास सारे बीज होते थे, लेकिन आजकल मोटे अनाज की जो बीज है वो कम मिलते हैं, यहाँ पे मार्केट में भी शायद कम मिलते हैं। लेकिन उसके लिए हमको जाना पड़ेगा कहीं ऐसी जगह जहाँ से मतलब बहुत मात्रा में आपको बीज मिल जाए। कि जैसे मैं बताऊँ, आपको सेंट्रल इंडिया है और हमारा कुछ पोर्शन जैसे तेलंगाना का है, गुजरात का है, राजस्थान में भी कुछ पोर्शन है, यहाँ पे अभी भी किसान भाई पुराने बीजों को बहुत अच्छी तरह से उगाते हैं, और उनके जो क्वालिटी है, मोटे अनाज की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल अभी भी बनी हुई है। और एक आपने उदाहरण सुना होगा, एक मैडम का नाम सुना होगा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है इसी मोटे अनाज के बीजों के लिए। उन्होंने पूरा उसको संग्रहालय बना रखा है मोटे अनाज के जो बीज है उसका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसान भाई को कुट की खेती करनी है तो सबसे पहले बीज को आप अच्छी जगह से लें और अच्छी मात्रा में बीज को लें, और उसके बाद आप उसकी खेती करें, क्योंकि इसके बीज छोटे छोटे होते हैं तो इसमें जो क्वांटिटी है वो कम लेनी पड़ती है। तो इसलिए अच्छे बीज मुख्य रूप से जो आपने बताया कि लगभग खेती इन सभी फसलों की एक जैसी होती है, बस क्वांटिटी कितनी आपको बीजों की लेनी है, सीड्स कितने लेने हैं, ये निर्भर करता है आप किस पर्पज से खेती कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ ही आप वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। सुनिए सुनिए सुनिए, आप
प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सकेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती के बारे में और साथ ही कैसे आप कर सकते हैं प्राकृतिक खेती। आपका कोई भी सवाल है आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। और कुछ और सवाल हमारे पास आए हैं, उन्हें भी हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। सर, हमारे एक दर्शक है रांची से हैं और ये जानना चाहते हैं कि कनकी की खेती कैसे करें, इसका अच्छा उत्पादन कैसे लें। जी जी, देखिए मोटे अनाज वैसे मोटे तौर पर तो क्या है, 9 ही होते हैं। कांगनी की खेती कैसे? कांगनी की खेती, समझ गया, कांगनी। बिल्कुल, पहले आज से 20-30 साल पहले लोग बहुत ज़्यादा कांगनी खेती करते थे और इसका बहुत ही मेडिसिनल यूज भी है और कई दवाओं में काम आता है ये। तो कांगनी खेती में क्या है कि एक तो जो कांगनी का जो बीज होता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है, तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम चाहिए आपको। अगर 1 हेक्टेयर बोना है तो आपको तो बहुत कम क्वांटिटी में आपको बीज चाहिए, क्योंकि कांगनी में क्या होता है, जो बीज की जो साइज़ है, आकार है, बहुत ही छोटा होता है, माइन्यूट होता है। और देखिए उसके लिए आपको करना क्या होगा कि एक तो पहली बात तो क्या है कि खेत की जो तैयारी है ना आपको अच्छे से करनी होगी, क्योंकि जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है हमको कि बीज का आकार क्या है। अगर बीज बहुत ही छोटा है, फाइन है, तो हमको सीड बेड भी फाइन बनानी पड़ती है, क्योंकि वो तभी उगेगा जब हमारा जो सीड बेड है वो फाइन होगा। तो यानी कि जितना छोटा बीज होगा, जितना फाइन बीज होगा, उसी हिसाब से बेड को भी इतना ही फाइन होना पड़ता है। तो खेत की तैयारी अच्छे से करें और उसमें पाट लगाएं 1-2 बार, और जब आपका पूरा खेत भुरभुरा हो जाए, भुरभुरी ज़मीन हो जाए आपकी, उसके बाद इसको मैच लगा के छोड़ दें। और उसके बाद फिर आप बीज को, कांगनी के बीज को आप मिक्स करके, मिट्टी में मिक्स करके आप डाल सकते हैं। और प्रॉपर उसका मतलब जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, रो टू रो डिस्टेंस है, वो मेंटेन करनी होती है। तो आप बिल्कुल उसको कतार में बो सकते हैं, हाथ से बो सकते हैं, लाइन खींच के बो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में किसान भाई इसको नहीं करते हैं, लेकिन जितना एरिया है उसको अच्छे से तय कर लें और सीड बेड एकदम फाइन होने चाहिए। और बीज को आप बिल्कुल कतार में आप बो सकते हैं और बीज की मात्रा ज़्यादा ना डले, क्योंकि इसमें क्या है कि जो छोटा बीज होता है तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि किसान भाई ज़्यादा बीज डाल देते हैं। तो ज़्यादा बीज डालने से क्या है कि जो उसकी जो क्वालिटी है उस पर डिग्रेडेशन होता है। तो अगर बीज बिल्कुल कम डालेंगे और दूर डालेंगे तो आपका जो कांगनी का पौधा है वो बड़ा होगा, अच्छा होगा, और उसमें अच्छे से कांगनी के बीज लगेंगे और अच्छी आपके पैदावार आपको मिलेगी। जी जी बिल्कुल। अब चलिए प्राकृतिक खेती पे बात कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती पे बात करें वीरेंद्र जी, तो जैसा कि आपने बताया कि मुख्य घटक कौन कौन से हैं इसमें, लेकिन खेती करते हुए कुछ सावधानियां भी हैं जिसका विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे किसान अब सोचते हैं प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ चूक हो जाती है और उनके जो उत्पाद हैं फिर वो प्राकृतिक खेती की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो उन्हें काफ़ी इससे निराशा भी होती है। तो इसके लिए क्या सतर्कता ध्यान में रखनी होगी? जी, जैसा कि प्राकृतिक खेती में हम कुछ भी केमिकल वगैरह नहीं डालते हैं, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं डालना है जो मतलब सिर्फ जो हमारे कंपोनेंट्स है प्राकृतिक खेती को, अगर हम इसको अच्छी तरीके से करते हैं तो हमें मतलब बाकी बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी भूमि है वो अन्नपूर्णा है। मतलब प्लांट की जितनी भी आवश्यकता है उसको सभी को पूरा करने में सक्षम है हमारी भूमि। तो मतलब किसानों को मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर हम इसके पूरे अवयव को अच्छी तरीके से करते हैं तो ये चीज ना करें, और साथ ही और बाकी रासायनिक का इसमें उपयोग ना करें, क्योंकि अगर रासायनिक का हम उपयोग करते हैं तो हमारा मतलब जो जैविक उत्पाद या प्राकृतिक उत्पाद है तो वो मतलब नहीं रह जाता है। और साथ ही हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है इस प्राकृतिक खेती में कि हमें ऐसा क्लाइमेट या ऐसा तैयार करना हमारे खेत में, खेत के पेड़ पे एक हमारा खेत की मेड़ में एक पेड़ होना चाहिए कि जब हम गर्मियों का टाइम रहता है, जब हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, तो उस टाइम हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो उस पेड़ के नीचे बने रहेंगे। और अगेन जब हम खरीफ ऋतु में वर्षा होगी
और हम फसल बोएंगे तो वो फिर से पूरे हमारे खेत में फैल के हमारी भूमि को उपजाऊ बनाने का काम करेंगे। तो हमें ये सावधानी हमें रखना है और साथ ही खेती मतलब प्राकृतिक खेती में हमें नंबर ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को भी अपनाना है। उसमें मतलब हमें फसल चक्र को अपनाना है, ऐसी दलहनी फसलों के साथ हमें सीरियल वाली फसलों को भी उगाना है, जिससे मतलब एक दूसरे का पूरक हो। और अगर हम और इसमें जो हमारा मतलब गाय है तो इसमें देसी गाय का ही गोबर और गौमूत्र का उपयोग करना है, क्योंकि देसी गाय के गोबर में 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी माइक्रोब्स ज्यादा अधिक होते हैं, तो और बाकी जो इतने किसी में नहीं होते हैं। जब हम इसका देसी गाय के गोबर का उपयोग करते हैं तो हमें मतलब इसी का ही उपयोग करना है। अगर हम बैल का उपयोग करते हैं तो उसकी मात्रता को बढ़ा देते हैं। जैसे कि जीवामृत बनाने के लिए हमें 10 किलोग्राम गोबर की गाय के गोबर की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर बैल का गोबर उपयोग करते हैं तो उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और हेलो किसान में इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए और प्राकृतिक खेती पर इतनी विस्तृत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और क्योंकि कार्यक्रम को अब समाप्त करने का समय हो गया तो जल्दी से मैं डॉक्टर मीणा आपसे जानना चाहूँगी कि आप प्राकृतिक खेती पर हमने बात की, लेकिन जब हम मोटे अनाज की खेती की बात करें तो ये भी इसमें हम देखते हैं कि इसमें रसायनों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, तो उस तरीके से भी ये खेती हमारे लिए वरदान है। कुछ और ख़ास बातें आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे मोटे अनाज की खेती से जुड़ी? बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज की खेती इनमें काफ़ी संबंध है जी। और अगर आप प्राकृतिक खेती करना चाह रहे हो तो शुरुआत मोटे अनाज से कर दो, मैं तो ये कहता हूँ। क्योंकि मोटे अनाज में बहुत कम मात्रा में हमको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है, और जो आवश्यकता है वो हम यहीं से कर सकते हैं, हमारा जो फार्म है उससे ही कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि देखो मोटे अनाज को शामिल करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, और इनका जो खाने की क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है। इसमें कोई ऐसे ग्लूटेन टाइप का कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इनमें मिनरल खूब होते हैं, भरपूर होते हैं, और इनमें प्रोटीन खूब होती है, और ये बिल्कुल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक उदाहरण हो सकते हैं मोटे अनाज। और प्राकृतिक खेती हम अडोप्ट कर ही रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती को हम लोग मोटे अनाज से शुरू करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा, और हमारी जो पैदावार है वो उसमें बढ़ोतरी होगी। और दूसरी बात है कि जो भी कोई एडवर्स कंडीशन आएगी, जैसे अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापक्रम बढ़ रहा है, कभी कोई सलाइन वाटर है, कभी कोई इस तरह का कोई और कुछ रोग आ जाते हैं, लेकिन ऐसा मोटे अनाज साथ में नहीं है। मोटे अनाज को आप ज़्यादातर खरीद में उगाते हैं, और एक बार जब मोटे अनाज अगर उग गया ना खेत में तो फिर तो वो बिल्कुल हार्वेस्टिंग होकर रहेगा, उसके बाद उसमें कोई कमी नहीं आएगी, यानी कि उसको पानी की आवश्यकता पड़ती नहीं है, और हम लोग न्यूट्रिएंट देते भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मोटे अनाज का आप खेती कर रहे हो तो बिल्कुल उसमें प्राकृतिक खेती बहुत ही अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, और प्राकृतिक खेती में मोटे अनाज का समावेश करना बहुत जरूरी है। और दूसरी फसलें भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोटे अनाज साथ साथ आप ना पल्सेस ले सकते हैं, लेग्यूम ले सकते हैं। इस तरह की पल्सेस उगाएंगे तो आपका जो है ना ये जो टिकाऊ खेती का कंसेप्ट है वो बना रहेगा। बिल्कुल, यानी सस्टेनेबल जो एक एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं उसमें भी हमें इससे मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीणा, आप इस स्टूडियो में आए और मोटे अनाज पर इतनी विस्तृत चर्चा की, जानकारी दी, बहुत सारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं उस पर नजर। अगले अंक का हमारा विषय है शुष्क क्षेत्रों में फलों की बागवानी और हाईटेक मशीनरी का खेती में प्रयोग। अगर आपके कोई भी सवाल है इस विषय से जुड़े हुए या फिर किसी और कृषि से जुड़े हुए विषय के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर, hellokisan2015@gmail.com। और आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, यानी इस कार्यक्रम के बाद भी ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहेगा 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करें। और चलते चलते एक और जानकारी दे देते हैं कि आप हमारा एक कार्यक्रम यानी हेलो किसान YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें हेलो किसान, या फिर दूसरे कार्यक्रम जो DD किसान पर प्रसारित होते हैं वो भी आप YouTube पर देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो भी आप YouTube पर जाएं। और चलते चलते एक बार फिर से सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।